हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारा जो डिस्कशन है जीएस और जीए और जीएस दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन है। ठीक है, जीए और जीएस दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन है, क्योंकि जीए और क्या कहते हैं जीएस में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पोर्शन कहाँ का है, जनरल अवेयरनेस का है या फिर क्या कहते हैं आपके जनरल साइंस का है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस उसके आपके इसमें शामिल हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपका जनरल कंप्यूटर जो आपका है, जनरल कंप्यूटर है, उसके भी शामिल हैं। वो क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पेपर है वो इस तरीके का है कि क्या कहते हैं उसमें क्वेश्चन मिक्स पड़े हुए हैं। मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ 25 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक के बीच के जो हैं या 25 से 40 क्वेश्चन के बीच के जीए के हैं, उसके बाद जीएस है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। क्वेश्चन जो है सेग्रीगेट नहीं है, मतलब क्वेश्चन जो है आपके सफल हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो ये वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपको दिखेगा इस तरीके के होंगे 4, 5, फिर नेक्स्ट आपको हो सकता है 10, 12 से शुरुआत हो, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और दूसरा है जो मेन काम है इसका, इस चीज़ का मेन है जो मेन मोटिव है आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देने का, उसमें बस आपको इसलिए क्योंकि आप देखें कि आप क्या कहते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है और पेपर का क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का टाइप क्या है वो देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी अगर बात की जाए कि हमको जीएस में, जैसे जीएस या जीए में, जीएस में ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि आपको लिख दिया कि आपकी जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी मान लिया, लिख दिया इंडियन जियोग्राफी जो है आपकी कोर्स के अंदर है। तो अब इंडियन जियोग्राफी में आपको कितना पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, मतलब कितना डीप पढ़ना है, वो आपको नहीं पता है। कि आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा क्या कहते हैं दर्रा क्या कहते हैं, सबसे बड़ा या कुछ भी, सबसे बड़े बड़े छोटे वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, या सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है इंडिया में, ऐसा नाम बताइए। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए सोन नदी, सोन कोई रिवर है, सोन रिवर है जो, आपको उसकी सहायक नदी पूछ ली जाएगी। तो पेपर कितना डीप है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर मतलब देखिए, आप उस पर थोड़ा सा खुद से भी एनालाइज करिए कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बन सकता है, इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं इसमें। पहला क्वेश्चन जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन अगर मतलब वैसे देखा जाए तो काफ़ी मतलब एक तरीके से डाउटफुल हो सकता था। स्मोक का वाटर से कोई लेना देना नहीं है। डिटर्जेंट्स पोल्यूशन फैलाते हैं वाटर में, लेकिन उतना नहीं। अमोनिया भी उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उन बड़े फैक्टर्स में से नहीं है जितना कि आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये सबसे ज़्यादा वाटर को पॉल्यूट कर रहा है आज के टाइम पे। इंडस्ट्रियल वेस्ट बोल लीजिए या डोमेस्टिक वेस्ट भी जो है आपका, जो आपके घरों से निकलता है, जो आपके घरों से निकल रहा होता है वेस्ट जो आ रहा होता है, जो किचन का वेस्ट है, आपके नहाने धोने से जो उसमें डिटर्जेंट उसमें भी आ जाएगा, आपके नहाने धोने की वजह से जो वेस्ट बन रहा है वो ज़्यादा जो वेस्ट है वो सबसे बड़ा वेस्ट है इस टाइम पे, जो वाटर को पॉल्यूट करने का सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई इंडिया में। तो 1600 में कौन सा रूलर था? 1600 में थे अकबर। ठीक है, अब मैं आपको एक बार क्या कहते हैं इनके रूलर्स का टाइम बता देता हूँ। यहीं पे क्या हुआ, 1526 में बाबर ने आक्रमण किया। ठीक है, 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने, पानीपत का जो युद्ध हुआ, पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया किसको? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को हराया और उसके बाद कंटिन्यू वो युद्ध लड़ता रहा। 26 में जीता, 27 में 27, 28 और 29 में खानवा चंदेरी और एक और था घाघरा। खानवा चंदेरी और घाघरा ये 3 युद्ध लड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं 29 में उस एक्सपायर हो गया। ठीक है, 29 के उसके एक्सपायर होने के बाद बना कौन? हुमायूं। उसके बाद हुमायूं बना, उसका लड़का हुमायूं बना। ठीक है, हुमायूं बना तो हुमायूं 29 से लेके क्या कहते हैं 40 तक, 29 से लेके 40 तक रहा। और उसके बाद 40 या 39 में वैसे युद्ध हुआ था, 39-40 में वो हार गया शेर शाह सूरी से हारने के बाद क्या हुआ, उसको अपना राज मतलब गंवाना पड़ा और फिर काफ़ी दिनों तक यहाँ राज्य गंवाए रहे। फिर ये 1955 में इनको फिर से राज्य मिला और 56 में ही एक्सपायर हो गया। मतलब ठीक है, दूसरे सेशन में मात्र 1 साल भी पूरा नहीं एक तरीके से राज्य कर पाया। तो ये 2 सेशन में हुमायूं ने मतलब शासन किया। 56 में हुमायूं के जस्ट मरते ही 13 साल की उम्र में
13 ही साल की उम्र में अकबर को क्या कहते हैं, अकबर बन गए, शासक बन गए, अकबर। ठीक है, 56 में अकबर बने, मैंने 19 तो नहीं बोल दिया है, 1500 बात चल रही है, 1556। ठीक है, सब अभी 1500 में है, 1556, 1555, ये 1500 में चल रहे हैं अभी हम। 1556 में ये बने अकबर, और फिर इनका शासनकाल जो है काफ़ी लंबा चला, ये 1605 तक चले। ठीक है, 1605 तक ये रहे अपने शासन, इनका शासनकाल रहा। और फिर 1605 में इनकी डेथ के बाद इनका लड़का जो था जहांगीर, जिसका नाम था सलीम जहांगीर, वो शासन मतलब वो गद्दी पर बैठा। और 1605 से लेकर वो आपका 1627 तक वो उसने शासन किया। फिर 1627 के बाद में शाहजहां शासन किया। शाहजहां ने 27 से लेके 1627 से लेके 1658 तक, ठीक है, 58 तक, 1658 तक उसने शासन किया। और उसके बाद औरंगजेब रहा, औरंगजेब ने काफ़ी दिनों तक शासन किया। तो ये थे मुगल शासक, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट है अकबर का शासनकाल, और उसके टाइम पे क्या क्या हुआ वो आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। जहांगीर और शाहजहां भी, उसके बाद औरंगजेब भी है। वैसे क्या कहते हैं, हुमायूं के टाइम उतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बाबर जो था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस सीरीज़ को याद रख सकते हैं। 1526 में आया, 1526 में आया बाबर। उसके बाद 1526 से लेकर 29 तक उसने शासन किया। 29 से 40 तक शासन किया हुमायूं ने, फर्स्ट टर्म किया। फिर सेकंड टर्म इसका 55 से 56 के बीच रहा। फिर एक पुस्तकालय से गिर के इसकी मौत हुई थी। और उसके बाद फिर बाबर का आया 56 में बाबर बने। 56 से 1605 तक चले, और इन्हीं के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, तो इनका आंसर हो गया बाबर। और उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट है जहांगीर। तो जहांगीर ने 1605 से 1605 से लेके 27 तक, 1627 तक इसने किया। फिर उसका 27 से लेके 58 तक क्या कहते हैं शाहजहां ने किया। अगर उसके आगे का शासनकाल भी आपको याद रखना है, वो भी बता देता हूँ आपको। इसके बाद जो जहांगीर क्या कहते हैं औरंगजेब था, औरंगजेब ने काफ़ी लंबा शासन किया। औरंगजेब ने भी काफ़ी लंबा शासन किया। ये 58 से लेके 1658 से लेके 1707 तक इसने शासन किया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा मुगल सल्तनत बिगड़ गई। फिर बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं छोटे छोटे राजा रहे। और औरंगजेब का एक और नाम था आलमगीर फर्स्ट। ठीक है, आलमगीर फर्स्ट, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आलमगीर फर्स्ट। ठीक है, ये तो यहाँ पे आई होगा, आलमगीर फर्स्ट। ठीक है, आलमगीर फर्स्ट इसका नाम था। और उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, वो इसके लास्ट शासक याद कर लीजिए। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति में ये एक्सपोज हो गया कि एक तरीके से अंग्रेज़ों के सरकार के खिलाफ हैं बिल्कुल। और उसके बाद क्या कहते हैं मुगली सल्तनत को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया। तो 1857 में कौन से थे, आपने सबने नाम सुना होगा बहादुर शाह जफ़र का, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र जो थे उस टाइम पर, बहादुर शाह को ही हेड बनाया गया था। 1857 की जो क्रांति हुई, रिवोल्ट 1857 जो हुआ, उसका क्या कहते हैं इनको हेड बनाया गया था। और एक क्या कहते हैं फेल होने के मेजर कारणों में से एक यही रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र जो थे उस टाइम पे 82 ईयर के थे। ठीक है, तो एक बूढ़े सरदार के मतलब सानिध्य में लड़ी जा रही लड़ाई थी वो, तो इस वजह से शायद वो मतलब उतना सक्सेसफुल भी नहीं हो पाई, इसी वजह से। दूसरा एक और रीज़न था कि वो टाइम से पहले शुरू हो गई थी। तो ये तो कुछ कारण थे और कुछ जानकारियाँ थी इतिहास की। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड ऑफ। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो किसका बना होता है, ये पूछा गया आपसे। मैं हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश में रिटर्न है पूरा जो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन है। हिंदी में इसकी मैं खुद नरेट करूँगा। ठीक है, हिंदी में इसकी नरेट करता चलूँगा, तो हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो द हीटिंग एलिमेंट ऑफ अ हीटर इज़ मेड ऑफ। हीटिंग एलिमेंट जो हीटर होता है जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है, कॉइल होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन में जो कहते हैं ऑप्शन आपके पास हैं कॉपर, क्रोमियम, निक्रोम और टंगस्टन। तो ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता होगा ये टंगस्टन। तो इससे आपको लेवल का पता चल जाएगा पेपर किस लेवल का आ रहा है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस आप सभी जानते होंगे। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर उसका ओरेकल, लाइनेक्स को मैंने बताया है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ मैंने जो क्लासेस यूपी ट्रिपल एस सी के लिए हैं उसमें मैंने इस चीज़ को समझाया है। फिर विंडोज़ को आप सभी जानते हैं, लाइनेक्स और विंडोज़ काफ़ी कॉमन है, इनको आप जानते ही होंगे। और डॉस भी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिर्फ ओरेकल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपल जीएस का क्वेश्चन, क्या कहते हैं, जनरल साइंस का तो खैर क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते हैं, ये कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है। तो हो सकता है कि ये कंप्यूटर, क्योंकि जो पेपर जहाँ से मैंने ये पेपर लिया गया है वो कंप्यूटर का ही पेपर था, कंप्यूटर साइंस जो आपकी ब्रांच होती है उसका पेपर था, तो ये हो सकता है उसका क्वेश्चन हो। थोड़ा सा आसान था तो जनरल अवेयरनेस में मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, जो हमारे पश्चिम की तरफ, वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली, क्या कहते हैं, बहने वाली जो आपकी नदियां हैं वो बतानी है आपको। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा। तो जो भी ये सीरीज़ देख रहा है उस सब के लिए क्वेश्चन करना आसान, बहुत आसान है। नर्मदा है जो आपकी अमरकंटक से निकल के और जाके वेस्ट में जाके गिरती है आपकी कहाँ पर, अरब सागर में। ठीक है, अरेबिक सी में गिरती है, तो ये है आपका नर्मदा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है आपके। फ्लोराइड जो क्या कहते हैं पोल्यूशन होता है वो जनरली किस चीज़ को इफेक्ट करता है? ठीक है, मेनली किस चीज़ को इफेक्ट करता है? तो जनरली अगर बात की जाए तो ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, हार्ट को भी इफेक्ट करता है, वो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर मेन तौर पे देखा जाए तो वो टीथ को इफेक्ट कर रहा होता है। अब ये चीज़ आपको एक तरीके से याद ही करनी होगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। आप याद रखिए कि जो फ्लोराइड इफेक्ट है वो आपको टीथ पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, उनको कमज़ोर कर देता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी मतलब जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड थे। ठीक है, उसके बाद अगर ऑप्शंस की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे? ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट पीएम थे। फिर उसके बाद अगर बात की जाए सी राजगोपालाचारी, इनको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इंडिया के आज़ाद होने के बाद इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था, और जब तक कि 1950 में इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं हो गया, जब तक हमने संविधान को अपना नहीं लिया, तब तक ये गवर्नर रहे। ठीक है, तो ये थे हमारे सबसे पहले, क्या कहते हैं, स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले, क्या कहते हैं, वो थे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, और या कह लीजिए लास्ट थे। उसके बाद में हम डेमोक्रेटिक हो गए तो गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई। ठीक है, ये तो थे हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर जो है आपका है, क्या कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये इसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ये आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट 1857। ठीक है, हु डिड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट 1857। ऑप्शंस देखिए आप यहाँ पर कौन कौन से हैं। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, भगत सिंह। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, जो मतलब 1957 की, मैं क्या 1857 की जो रिवोल्ट था उसको मैंने एक्सप्लेन किया। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 1957 के रिवोल्ट से क्वेश्चन 1-2 हमेशा आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हु डिडंट पार्टिसिपेट, मतलब किसने पार्टिसिपेट नहीं किया। रानी लक्ष्मीबाई को आप सभी जानते होंगे, उसी रिवोल्ट में ही एक तरीके से उनकी शहीद हुई थी, और इनके साथ ही तात्या टोपे लड़े थे। ठीक है, इनके साथ ही तात्या टोपे लड़े थे। ये लखनऊ में भी लड़े, पहले बेगम हजरत के साथ, उसके बाद में जाके क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी लड़े। नाना साहब भी लड़े, नाना साहब भी उस टाइम पे ही थे, उसी टाइम के हैं। भगत सिंह उस टाइम के नहीं, भगत सिंह तो 1900 की जो अपनी, क्या कहते हैं, गांधी निरा था उसमें पैदा हुआ, उसमें इन्होंने अपना, क्या कहते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ की, तो उस रिवोल्ट के टाइम पर भगत सिंह नहीं थे। इसका आंसर जो होगा आपका, वो होगा आपका भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 रिवोल्ट में। जो रिवोल्ट हुआ, जो क्या कहते हैं संग्राम हुआ, एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम पहला, उसमें भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड प्रेसिपिटेशन इज।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस देखिए आप, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो रेन कॉज जो रेन एसिड रेन होती है जो, उसका मेन रीजन होता है SO2 और NX, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। अगर आप मेन कॉज में देखेंगे तो ये दो मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मीथेन भी उसका एक कॉज में से एक है। तो क्योंकि आपके दो ऑप्शन तो उसमें आ रहे थे, तो थर्ड ऑप्शन जो आपका है उसको आप अगर नहीं भी आ रहा था तब भी आप इसको आंसर कर सकते थे। ऑल ऑफ दीज हैं जो क्या कहते हैं मेन कॉज हैं आपके एसिड रेन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द वेराइटी ऑफ कोल हैविंग द लोएस्ट कार्बन कंटेंट, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट के हिसाब से पहली बात तो सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइड, फिर होता है बिटुमिनस, बिल्कुल सीक्वेंस जो दिया हुआ है वही सीक्वेंस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है आपका कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रासाइड के अंदर, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है आपका लिग्नाइट, फिर उसके बाद होता है पिट। तो ये जो कोल है, जो कोयला है, उसका क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे नीचे जो होता है पिट, उसमें लगभग आप मान लीजिए 40% से नीचे होता है, 40% से कम होता है। फिर जो आपका सी ऑप्शन है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में आप मान लीजिए 40 से 55% के आसपास होता है। और फिर सेकंड बिटुमिनस वाले में होता है आपका 55 से लेके 80, और फिर जो एंथ्रासाइड होता है उसमें 80 से लेके 95% तक होता है। तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पर उसी सीक्वेंस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पिट, क्योंकि आपसे पूछा है कि लोएस्ट कार्बन कंटेंट, सबसे कम कार्बन कंटेंट जिसमें होता है, तो वो है आपका लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, डी ऑप्शन आपका लास्ट आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिंग सोडा। जो कास्टिंग सोडा होता है आपका, उसका केमिकल नेम क्या है, कास्टिंग सोडा। तो कास्टिंग सोडा की अगर बात की जाए, कास्टिंग सोडा क्या होता है, दो सोडा होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका कास्टिंग सोडा, दूसरा होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो जो बेकिंग सोडा होता है उसको हिंदी में खाने वाला सोडा ही बोला जाता है, ठीक है, खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा, जो कास्टिंग सोडा जो होता है वो होता है धोने के लिए इसका दूसरा नाम धोने वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये जो एक कंपोनेंट होता है जो आपके साबुनों में होता है, धोने के लिए काम आता है, जो बर्तन धोने, कपड़े धोने, इन सब साबुनों में आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है, कास्टिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो आपके ऑप्शंस में है ये सोडियम क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें सिर्फ पानी है, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा पहले तो इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ऐसे जो और भी क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल क्या कहते हैं किसी के जनरल नेम से पूछ के उसका केमिकल नेम या फिर केमिकल कंपोजिशन पूछ ली जाती है आपसे, और भी बहुत सारे होते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, इससे आपको यही समझ में आता है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपसे ये आप उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसे पेपरों में अभी इतने क्वेश्चन आते होंगे, बेकिंग सोडा और आप क्या क्या कहते हैं आपका नॉर्मली कास्टिक सोडा, इन सब के फॉर्मूले पूछे जाएँ तो आप इनको भी आपको याद करना होगा। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न सिटीजन टू हैव वन द नोबेल प्राइज, ठीक है। ऑप्शन देखिए इनमें से कौन कौन से हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, पहली बात तो क्या है प्राइज फॉर पीस, ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत में पैदा हुआ पहला भारतीय जिसने पीस के लिए, जिसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन है शांति के लिए नोबेल प्राइज पाने वाला। ऑप्शंस देखिए आप, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमृत सेन और कैलाश सत्यार्थी। तो अगर इन ऑप्शंस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहली बात तो ये अगर याद हो, रविंद्रनाथ टैगोर को पीस के लिए नहीं मिला था, 1913 में इनको मिला, लेकिन उनको मिला था साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए मिला था। इनकी कविताएं अच्छी थी, साहित्य के लिए इनको मिला 1913 में। फिर मदर टेरेसा को मिला पीस के लिए जरूर, लेकिन मदर टेरेसा का जन्म भारत में नहीं हुआ था, ठीक है। मदर टेरेसा को 79 में मिला था, 1979 में मदर टेरेसा को मिला, पीस के लिए ही प्राइज़ मिला। लेकिन ये जो थी भारत में पैदा नहीं हुई थी, ये विदेशी महिला थी और इंडिया में एक तरीके से रोमन कैथोलिक जो होते हैं, रोमन कैथोलिक
सेंट थी, ये रोमन कैथोलिक सेंट थी, जो क्या कहते हैं धर्म के प्रचार के लिए बेसिकली रखी गई आई थी यहाँ पर, लेकिन बाद में चैरिटी से जुड़ गई और सेवा करने लगी लोगों की। जो इसमें आंसर है आपका यह कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका ये तो हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी, क्योंकि इनको ही मिला था पीस के लिए 2014 में। इनको मलाला यूसुफ खान के साथ मिला था 2014 में नोबेल प्राइज़। ठीक है, अमृत सेन को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1908 में। ठीक है, 1998 में इनको प्राइज़ मिला था, लेकिन ये क्या थे, ये इकोनॉमिक्स थे, तो इनको इकोनॉमी के लिए मिला था। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये है इमेज उनकी लगी हुई है, कैलाश सत्यार्थी। इनको मिला था 2014 में मलाला यूसुफ खान के साथ शांति के लिए। मलाला यूसुफ खान कहाँ की थी, पाकिस्तान की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो फेमस पर्सनालिटी है, जो बहुत फेमस कोई भी एक्ट हुआ है तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में ही पूछ ले कि इनको किस लिए मिला था, तो इनका एक आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन अभी भी चल रहा है, अभी भी ये कंटिन्यू है। और क्या कहते हैं इनका अभी जैसे आंकड़े हैं 50,000 से ज़्यादा बच्चों को ये बंधुआ मजदूरी, बाल श्रमिक संस्थाओं से या ऐसी जगहों से जहाँ पे बच्चे काम कर रहे थे वहाँ से छुड़ा चुके हैं और उनको शिक्षा भी दे चुके हैं। इनके पढ़ाए हुए लोग बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, इन्होंने जिनको छुड़ाया और पढ़ाया वो बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं। तो ये है वो महान शख्सियत, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अब देख लीजिए ये इमेज जो दिख रही है आपको, ये है अमृत सेन। जो अमृत सेन जिनकी बात कर रहे थे हम, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला क्या कहते हैं 1998 में। ठीक है, ये है उनकी इमेज। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। अब वो उस टाइम का पूछ रहे हैं जब भी ये पेपर हुआ है, 2014 की बात हो रही है, तो हम उससे नाम रिलेट करके इस आप समझ लीजिए कि आपसे अभी के लिए पूछा जाएगा जो भी सीएम अभी हैं, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं बाकी जितने स्टेट हैं उन सब के सीएम। और सीएम ही नहीं, सिर्फ सीएम के साथ साथ में आपको क्या कहते हैं ये भी याद रखना होगा कि वहाँ के गवर्नर कौन से हैं। ठीक है, गवर्नर, सीएम के साथ साथ आपको गवर्नर्स भी पता होने चाहिए। खासकर जो मेनलैंड इंडिया है, या कह लीजिए जो मेनलैंड इंडिया कहना गलत होगा, किसी ने मुझे टोका था इस चीज़ पे। ये मान लीजिए जो मुख्य भारत के इधर के जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो नॉर्थ का जो एरिया है पूरा, इस एरिया के तो एटलीस्ट आपको गवर्नर तक पता होने चाहिए। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे आपको अगर सीएम भी पता है तो भी बहुत है। वैसे तो गवर्नर आप हर जगह के याद रखें वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नर्स हो सकते हैं आपसे नॉर्थ ईस्ट के भी गवर्नर पूछे जाएँ, क्योंकि गवर्नर्स तो कहीं के भी कहीं भी हो सकते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो आपको गवर्नर्स और सीएम दोनों जगह के याद होने चाहिए। तो अगर हरियाणा की बात की जाए अभी के लिए, तो अभी के लिए है आपकी क्या कहते हैं, अभी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। और इससे पहले 2 टर्म लगातार 2005 से लेके 2015 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं आप, ये हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही 2 टर्मों तक लगातार। और 2015 से बीजेपी की सरकार है। और मनोहर लाल खट्टर की सरकार है फिलहाल हरियाणा में। तो ये तो बात हुई हरियाणा की, और ऐसे ही बाकी सब स्टेट्स के आपको सीएम याद रखने होंगे। ठीक है, ये तो हरियाणा की कहानी थी जो यहाँ पे आपको बता दी गई, मैंने सीएम बता दिए, लेकिन आपको बाकी स्टेट्स के भी याद करने होंगे। उसके लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनानी पड़ जाएगी। अगर आपको लगता है उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस वीडियो बना सकता हूँ, जल्दी बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा इस पर। ठीक है, सीएम और गवर्नर्स के लिए, सीएम प्लस गवर्नर्स के लिए अगर हो सकेगा तो कोई ट्रिक भी याद करने की आपको बता दूंगा, क्योंकि गवर्नर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इसलिए गवर्नर याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको करंट अफेयर्स से अपडेट होना पड़ेगा अगर आपको हर जगह गवर्नर्स याद रखने हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई गवर्नर कभी किसी छुट्टी पर गया तो कहीं का एक्टिंग गवर्नर बना दिया जाता है, कहीं के लिए कुछ दिनों के लिए क्या कहते हैं उनको, वहाँ का एक्टिंग गवर्नर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं गवर्नर को लेके। बाकी सीएम अधिकतर क्या कहते हैं नहीं चेंज होते हैं इतनी जल्दी, तो आप सीएम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, पहली बात तो इसी स्लाइड में एक छूट रहा है। ये क्वेश्चन भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का ही है कि विच फिल्म वॉन नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म दिस ईयर। अब दिस ईयर पता नहीं वो क्या कहते हैं, पेपर जब भी हुआ हो, 2014 का पेपर है तो हो सकता है 14 में हुआ हो या फिर हो सकता है 15 में हुआ हो। तो मैं इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल जो आपके क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा, आपसे पूछा जाएगा 8-18 का।
ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 18 का बेस्ट फीचर फिल्म, तो आप इसका आंसर है विलेज रॉक स्टार। ठीक है, विलेज रॉक स्टार जो है इसका आंसर है। और ये एक क्या कहते हैं, रॉक स्टार, ये आपकी एक असमीज़ फिल्म है। ठीक है, ये असम की एक फिल्म है, और इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों को जो असम की सरकार है उसने अभी क्या कहते हैं, प्राइज़ दिया है, उसने प्राइज़ भी दिए हैं, प्राइज़ वगैरह दिए हैं। क्योंकि इनकी क्या कहते हैं, असम गवर्नमेंट का मानना था कि आपकी इस फिल्म की वजह से लोगों ने दुनिया में, देश में हमारे क्या कहते हैं, हमारे के राज्य को जाना है। इस वजह से इसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला इसकी गवर्नमेंट से, जो राज्य सरकार की सी गवर्नमेंट थी। और जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड याद कर सकते हैं जो आप, तो याद कर लीजिए कि बेस्ट जो क्या कहते हैं एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आपको, वो मिला मॉम के लिए, MOM मॉम के लिए मिला श्रीदेवी जी को। ठीक है, श्रीदेवी। ठीक, ये तो हो गई क्या कहते हैं बेस्ट एक्ट्रेस। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल मिला विनोद खन्ना को। ठीक है, विनोद खन्ना को, ये सबसे इम्पोर्टेंट वन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला। इसके अलावा अगर आप ये याद रखें तो आप ये भी आ सकते हैं बेस्ट कोरियोग्राफी का जो अवार्ड मिला वो फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए मिला बेस्ट कोरियोग्राफी। टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए मिला बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड। ओके, तो इस वाले में आप इस क्वेश्चन में इतनी जो चीज़ें मैं बताया हूँ, कम से कम इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर जो है उसको काफ़ी नाम मतलब तो आपने सुना नहीं होगा, वो मिला मूवी नगर कोटी के लिए। ठीक है, नगर कोटी मूवी के लिए मिला रिद्धि सेन को। ठीक है, RIDHHSEN रिद्धि सेन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो ये कुछ पांच चीज़ें हो गई आपको याद करने के लिए, ये आपको एटलीस्ट इस क्वेश्चन में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच एसिड कॉजेज क्रैम्प्स इन आवर मसल्स। ठीक है, कि हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प्स जो होते हैं, क्रैम्प्स मतलब अगर आपकी मसल, मान लीजिए आपका हाथ की मसल है और आप इस तरीके के हाथ की मसल है, इसमें क्या होगा, इसमें अजीब तरीके से हरकत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मसल्स अपने आप संकुचित होती हैं और क्या कहते हैं जुड़ने लगती हैं आपस में, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उनमें, तो वो होता है क्रैम्प्स। तो मसल्स के क्रैम्प्स का रीजन जो है, सभी एसिड दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो आपके मिनरल्स की कमी होती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने की वजह से। बेसिकली जो होता है, मेन रीजन होता है वो ऑक्सीजन के ऑब्जर्वेशन ना होने की वजह से होता है। ठीक है, जब आपका कोई भी बॉडी पार्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है तो उस वजह से होते हैं क्रैम्प्स। लेकिन अगर बात की जाए एसिड्स में, जो यहाँ पे ऑप्शन में है आपके, तो लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड का जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, तब वहाँ पे आपके क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली ये अधिकतर होता कब है, जब आप क्या कहते हैं कोई इंटेंस एक्सरसाइज करके निकलते हैं, कोई इंटेंस एक्सरसाइज करके आप रुकते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका कुछ बॉडी पार्ट्स, जैसे आप बहुत तेज़ दौड़ के आ रहे हैं तो आपके जो काफ मसल्स होंगी, वो काफ मसल्स में क्या कहते हैं ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो उनमें क्या कहते हैं क्रैम्प्स होने लगते हैं अजीब से। ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्रैम्प्स। और उसका रीजन जो होता है ऑक्सीजन का ना पहुँच पाना, ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब ना होना वहाँ, इस वजह से होता है। और लैक्टिक एसिड जो है उसका कॉज क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहाँ पर एक्स्ट्रा जमा हो जाता है, जिस वजह से उसको और प्रॉब्लम होती है। और क्या कहते हैं आपके क्रैम्प्स ज़्यादा डीप होते हैं, ज़्यादा देर तक रहते हैं, ज़्यादा पेन पहुँचाते हैं आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग स्टूड फॉर द टोटल रिवोल्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, जब भारत में पूरा टोटल रिवोल्यूशन हुआ, कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ, इसका दूसरा नाम बिहार मूवमेंट भी है। ठीक है, बिहार मूवमेंट। तो उसके लिए कौन सा नेता था जो खड़ा हुआ। ज्योतिबा फूले का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, महात्मा गांधी इस टाइम पर नहीं थे, और वीपी सिंह का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण ने जब क्या कहते हैं 1974 इंदिरा गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी जब उस टाइम पे पीएम थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर टोटल रिवोल्यूशन हुआ, और बिहार से कह लीजिए एक तरीके से पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण।
तो इसका आंसर हो गया आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। मेमोरी साइज मैंने आपको बताया शायद पहले वीडियो में बता चुका हूँ इससे पहले। आज की जो वीडियो थी कंप्यूटर की उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो होता है बिट होता है, और 8 बिट मिला के बनाते हैं बाइट, और उसके बाद का जो जितना भी प्रोसेस है वो चलता है आपका 1024 से के मल्टीपल में। ठीक है, जैसे हमारा एक किलो बाइट एक मीटर से आपको किलोमीटर बनाना होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं आप किससे से, 1000 से, मतलब 1000 गुना होता है उसका, तब होता है किलोमीटर। तो यहाँ पर 1000 गुना ना होकर 1024 गुना होगा, मतलब कि 1024 बाइट जो हैं वो मिलके बनाएंगे 1 किलो बाइट। ठीक है, उसके बाद 1024 जो आपका 1024 KB जो है वो मिलके बनाएंगे 1 MB, मतलब मेगाबाइट, और फिर 1024 MB मिलके बनाएंगे आपकी गीगाबाइट, फिर 1024 गीगाबाइट आपकी मिलके बनाएगी TB, टेराबाइट। तो सबसे छोटी जो इकाई हो गई वो हो गई आपकी बिट। ठीक है, अगर बिट इसमें दी हो तो अब इसमें देखिए आपको टेराबाइट दिया हुआ है, गीगाबाइट दिया हुआ है, किलोबाइट दिया हुआ है और मेगाबाइट दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C, किलोबाइट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिट नहीं है, बाइट नहीं है। सबसे पहले आपका जो आता है किलोबाइट आया, उसके बाद फिर मेगाबाइट, क्या उसके बाद फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इसको अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका जो आंसर हो गया आपका वो हो गया किलोबाइट। आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। ठीक है, अगर ऑप्शन में बिट होता तो इसका सही आंसर हो जाता है बिट। ठीक है, क्योंकि बिट से छोटा कोई नहीं होता है, और एक बिट जो होती है 0 और 1 का डिजिट जो होता है, बाइनरी नंबर जो हम देते हैं उससे मिल के बनता है एक बिट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई क्वेश्चन, हाँ इसमें लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विच मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट अबव 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, मरकरी एंड गैलियम। कौन सी ऐसी धातु है जो 35 डिग्री सेल्सियस पर 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में होती है, मतलब आपके द्रव्य स्टेज में होती है। ठीक है, द्रव्य नहीं, द्रव स्टेज में होती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है मरकरी और गैलियम। तो मरकरी को तो आप सभी जानते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो माइनस में होता है, -38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 38 पॉइंट कुछ है, एग्जैक्टली आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना मुझे इतना एग्जैक्टली याद है, शायद 0.7 है। ठीक है, तो ये होता है इसका मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मरकरी इतने माइनस में जाने के बाद जमेगी, इससे पहले हमेशा लिक्विड ही रहेगी। और गैलियम की बात करें तो इसका होता है 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 29 डिग्री सेल्सियस पे ये गल जाती है। तो आपसे पूछा गया कि 35 डिग्री सेल्सियस पर, तो 35 पे तो ए भी आपका क्या कहते हैं, ए जो है वो भी लिक्विड स्टेज में रहेगा और बी भी लिक्विड स्टेज में रहेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी हो जाएगा, ए और बी बोथ, दोनों धातुएं, दोनों मेटल्स आपकी क्या होंगी, लिक्विड स्टेज में होंगी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज। ये सीधे सीधे याद करने वाली बात है कि भाई एक क्या कहते हैं, स्वस्थ जो आपका स्वस्थ व्यक्ति होगा उसका क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप जो है वो कितनी होगी। तो वो होता है आपका, सबको पता होगा वैसे, 120/80। ठीक है, 120/80 होता है। ये कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ठीक है, जो आप ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं या कम हो जाता है, तो आपका 120 से 180 के बीच, मतलब 80 से 120 के बीच होना चाहिए। तो होगा आपका एक हेल्दी जो व्यक्ति है उसका एप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच कॉमेट अपीयर्स एवरी 70 क्या कहते हैं 76 ईयर्स। ठीक है, कौन सा ऐसा धूमकेतु बोलते हैं कॉमेट को, जो 76 सालों में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको एक तरीके से याद ही करना होगा कि जो हेलीज होता है, हेलीज का जो धूमकेतु है, हेलीज कॉमेट जो है वो आपको हर 76 सालों में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो विच कंट्री इज द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2014। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको उस टाइम का नहीं अभी का याद होना चाहिए। पहले बात तो मैं चलो बता दे रहा हूँ, 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें फाइनल हुआ अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी। ठीक है, अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी का हुआ और जर्मनी ने वो मैच जीता।
जर्मनी ने वो मैच 1-0 से जीता, ठीक है, ये था स्कोर। और ये जो मैच हुए थे क्या, ये हुए थे ब्राज़ील में, ये हुए थे ब्राज़ील में। अगर बात की जाए क्या कहते हैं आपके अभी वाला जो 2018 का वर्ल्ड कप हुआ, 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें फ्रांस और क्रोएशिया के बीच मैच हुआ, और ये मैच जो है फ्रांस ने जीता 4-2 से, ठीक है, और ये हुआ था रसिया में। तो ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये उस टाइम के क्या कहते हैं करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो आपको अभी का जो इवेंट है, जो अभी रिसेंट में इवेंट हो रहे हैं, उनके बारे में आपको करंट अफेयर्स से पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन इसमें भी आता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ऑप्शन क्वेश्चन जो आपका है, नेम द बॉक्सर हु वाज बैंड बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द मेडल ड्यूरिंग एशियन गेम्स 2014। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2014 में जो क्या कहते हैं एशियन गेम्स हुए थे, उसमें किस एक क्या कहते हैं बॉक्सर ने अपना मेडल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मेडल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उस वजह से वो क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन था, उसने क्या किया, इनको बैन कर दिया, ठीक है। इन पे बैन लगा था 1 साल का, 1 साल का बैन लगा था इन पे, और इनका नाम था सरिता देवी, ठीक है, सरिता देवी थी ये। इनकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं वो सरिता देवी जिन पे बैन लगा था, और 1 साल का इन पे बैन लगा था अपना मेडल क्या कहते हैं नहीं एक्सेप्ट करने के लिए। रीज़न क्या था, इनका जो सेमीफाइनल मैच था वो कंट्रोवर्शियल हो गया था। उन पर इनका कहना था कि वो उस पर क्या कहते हैं एक तरीके से चीटिंग हुई है, और इनके साथ जो चीटिंग हुई थी उसको प्रोटेस्ट करने के लिए ना, इनको जो इनका ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा था उसको इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो इस वजह से इन पे 1 साल का बैन लगा था, ठीक है, पूरे 1 साल का बैन लगा था। लेकिन ये क्या कहते हैं 2016 का जो ओलंपिक था उसके लिए उसके क्वालिफाइंग खेलने के लिए अवेलेबल थी, तो उतने ज़्यादा इनको परेशानी नहीं हुई थी, ठीक है। ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी अगर आप चेक करेंगे। तो ये तो था क्योंकि 2014 की हम बात कर रहे हैं, तो ये उस टाइम के इवेंट थे। अभी के अगर जो इवेंट हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मुझे नहीं लगता किसी को मतलब प्रॉब्लम होगी इसको करने में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स विच सीट ऑफ लोकसभा। ऑप्शंस आपके साथ वडोदरा है, अहमदाबाद है, वाराणसी है और मानीनगर है। इसमें आप सभी को पता होगा कि गुजरात से होने के बावजूद उन्होंने यूपी से चुनाव लड़ा है, और बनारस से वो एमपी हैं, ठीक है, बनारस से वो एमपी हैं अभी फ़िलहाल। अब चुनाव होने वाले हैं, अब आपको देखना होगा कि अगली बार की सीट ये कहाँ से लड़ते हैं। हो सकता है बनारस से ही लड़ें या हो सकता है कहीं और से। तो ये जो करंट की चीज़ें हैं उनसे आपको अपडेट होना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है राइटिंग पेंसिल कंटेन्स, जो आपकी लिखने वाली पेंसिल होती है वो क्या कंटेन करती है, मतलब वो किसकी बनी होती है, सॉलिड इंक, लेड सल्फेट या ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये तो आंसर काफ़ी आसान है, ग्रेफाइट की बनी हुई होती हैं पेंसिल्स जो आपकी होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई सन लुक्स एलिप्टिकल इन शेप ड्यूरिंग सनसेट और क्या कहते हैं सनसेट और सनराइज। जब सूरज उग रहा होता है उगते समय या सनसेट के समय इलिप्टिकल पाथ में क्यों गिरता है, मतलब जो व्रत होता है, व्रत ऐसे बना होता है, तो व्रत ना दे बन के इलिप्टिकल पाथ में इलिप्टिकल क्यों दिखाई देता है। तो उसका जो रीजन होता है वो आपका होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब अगर इसकी हिंदी बात की जाए तो अपवर्तन होता है। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन, और स्कैटरिंग मतलब फैलाव हो जाता है, एक तरीके से फैल जाता है। डिस्पर्जन मतलब भी होता है फैलाव। स्कैटरिंग को अगर उसकी हिंदी एग्जैक्टली बात की जाए तो प्रकीर्ण होता है, ठीक है, तो प्रकीर्ण होता है इसका मतलब। और स्कैटरिंग में क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी ये अर्थ है और ये अर्थ की सराउंडिंग है जो आपकी गैसेस वगैरह होती हैं, और एक्चुअल मान लीजिए सन यहाँ पर है, तो सुबह क्यों होता है सन की यहाँ पर होने के बावजूद ऐसे ले जाती हैं इसकी, लेकिन आपको दिखाई देता है यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो इसका क्या कहते हैं जब सनसेट हो रहा होता है, जस्ट वहाँ पर सनसेट होने वाला होता है, तो जो आपका जो पोर्शन ऊपर रहता है वो उसी पोजीशन पर रहता है, एक्चुअल वाला जो होता है वो आपका थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो इस वजह से होता है जो ये इसका शेप होता है थोड़ा सा आपको इलिप्टिकल दिखाई देता है। सनसेट या सन जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है, ठीक है, राइज और सनसेट के टाइम पे दोनों टाइम। तो इसका जो रीजन होता है वो हो गया आपका रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो सनसेट पे और सनराइज के टाइम पर इलिप्टिकल दिखने का रीजन, या कुछ टाइम पहले दिखने का रीजन, मतलब अभी सूरज उगा भी नहीं होता है आपकी पृथ्वी की सरफेस के लिए, और उससे पहले ही आपको सन क्यों दिखाई देने लगता है, दोनों का रीजन यही है
क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है जो आपकी जो एयर है, जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है, उसके रिफ्रैक्शन इंडेक्स के कारण, जो एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके कारण वो भी 1 से ज़्यादा होता है। मतलब इस वजह से क्या होता है, आपको ये पहले दिखाई देने लगता है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग का और डिस्पर्जन का, ये सभी आपको डाउट्स क्या कहते हैं जनरल साइंस की जो क्लास लेंगे सर, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव रेल कोच फैक्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी जगह है जिसके पास रेल कोच मतलब जो रेल के डिब्बे हैं उनकी बनने वाली फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस में आपके हैं कपूरथला, जो कि बहुत फेमस है, यहाँ पर रेल के डब्बे और इंजन बनते हैं। फिर रायबरेली, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे अपने, वहाँ से क्या कहते हैं भाषण दिया था, अभी कुछ दिन पहले ही गए हुए थे। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले ही क्लियर कट कर देंगे, ठीक है। फिर बचता है कोलकाता और पेरम्बर। पेरम्बर जो है ये चेन्नई का एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी रेल कोच फैक्ट्री है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका वो हो जाएगा कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो प्रेजेंट वो बात कर रहे हैं 2014 की, वो बात अलग है कि सरकार चेंज नहीं हुई लेकिन मंत्री चेंज होते रहते हैं। अब उस टाइम पे चुनाव भी हुआ था, तो आपको मैटर करता है कि मतलब चुनाव से पहले की बात थी या पेपर चुनाव से बाद हो रहा था, ये भी मैटर करता है। तो इसमें जो राजनाथ हैं, ये क्या कहते हैं होम अफेयर्स है इनके हाथ में, मतलब गृह मंत्रालय है। अरुण जेटली जी के पास वित्त मंत्रालय है, मतलब क्या कहते हैं इसको अगर इंग्लिश में बात की जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी पीएम खुद हैं, और सुषमा स्वराज हैं आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स की मंत्री, या फिर कह लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर, ठीक। तो फिलहाल हैं जो आपकी सुषमा स्वराज हैं, उस टाइम पर भी यही थी। तो ये तो इसका मतलब है चुनाव के बाद में पेपर हुआ है, उसके बाद का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि स्विमिंग इज पॉसिबल इज ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब किस ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से स्विमिंग हो सकती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्विमिंग किस वजह से होती है। तो अगर आप ध्यान से इस बात को समझें तो स्विमिंग होती क्यों है। जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है और आप कैसे कर रहे होते हैं, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आप इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, इस पानी पे आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो पानी आपको आगे की तरफ फोर्स लगाता है। तो जो ये वाली प्रोसेस है एक्शन और रिएक्शन का प्रोसेस, है वो क्या कहते हैं आपके कौन से रूल के अंदर होता है, वो होता है आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर, ठीक है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है जिसकी वजह से स्विमिंग हो पाती है। आप पानी के पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो आपको पानी आगे की तरफ धक्का दे रहा होता है, इस वजह से आप आगे जा रहे होते हैं, ठीक है। आप चल पा रहे हैं, आप सब कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें आप जिस वजह से आप क्या कहते हैं थर्ड लॉ की वजह से हो पा रही हैं, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज की पूरी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है कि गरबा फ्रॉम विच स्टेट, द डांस गरबा फ्रॉम विच स्टेट बिलोंग, मतलब किस स्टेट से आपका जो डांस है गरबा वो बिलोंग करता है। तो काफ़ी आसान है, पूछ लिया गया। गरबा लगभग सभी को पता होता है कि गुजरात, किस राज्य से गरबा बिलोंग करता है, ये हिंदी थी, किस राज्य से गरबा संबंधित है, तो है गुजरात का है गरबा। और ये काफ़ी आसान है। बाकी और बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं लोक नृत्य हैं जो बहुत अलग अलग क्या कहते हैं आपके स्टेट्स के हैं, तो वो आपको याद रखने होंगे। यूपी के बहुत सारे हैं, अभी मैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे आपको, जिनमें लिस्ट क्या मैं आपको इम्पोर्टेंट वन बता ही देता हूँ। अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे राउफ होता है, ठीक है, राउफ, तो ये राउफ है वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भांगड़ा होता है, भांगड़ा और गित्ता दो होते हैं, गित्ता आपको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, गित्ता, ठीक है। अगर आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा उसमें बार बार इसकी बात होती है, गित्ता। उसके बाद आप क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे होते हैं, नौटंकी होती है और रासलीला होती है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें आप, महाराष्ट्र में लावनी, महाराष्ट्र का लावनी जो है वहाँ का क्या कहते हैं लोक नृत्य है। आसाम का बिहू है, बिहू। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं, इनके अलग अलग क्या कहते हैं उनके यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं
वो आपको सबको याद करने होंगे। उसके लिए उस पर पूरी एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन पूरा इस क्वेश्चन में देना मुश्किल होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आज का जो ये डिस्कशन था हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का, वो यहीं पर समाप्त होता है। किसी कारणवश जो मैंने आपको टाइम मतलब दिया था 7 बजे देने का PM पे, वो मैं आज नहीं प्रोवाइड करा पाया, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बाकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आपकी 7 बजे चलेंगी कल से, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।